सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IAA गोल्डन कंपास अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा श्रीनिवास स्वामी। अच्छा, ये IAA का क्या फुल फॉर्म हो गया? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। और ये श्रीनिवासन स्वामी कौन है? तो एक मार्केटिंग सर्विस कंपनी है RK स्वामी, ये उसके CMD है, जिनको भी ये IAA गोल्डन कंपास अवार्ड दिया गया। कहां पे दिया गया? तो मलेशिया के पेनोंग में जो अभी 45वां IAA वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था वहीं पे। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले बार किसी भारतीय को यह अवार्ड मिला है, इसलिए ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको करा रहा हूं क्यों मिला इनको ये अवार्ड। तो नाम से क्लियर है, मार्केटिंग के क्षेत्र में, एडवर्टाइजिंग और मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये सम्मान मिला होगा। तो सम्मान का नाम याद रखेंगे, अवार्ड का नाम याद रखेंगे। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड इसका नाम है। पहले भारतीय बन गई अवार्ड पाने वाले इनका नाम है श्रीनिवास स्वामी। बाकी देखो, आपको याद है डॉक्टर प्रदीप महाजन, अभी 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला इनको। डॉक्टर अदिति सेंडे 2023 का GD बिरला पुरस्कार मिला। तो प्यारे लाल शर्मा लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला था। तो ये भी आप ध्यान में रखना, अभी बिल्कुल लेटेस्ट अवार्ड या मैंने आपको बताया, रिवाइज करवाए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 113वें स्थान पे। इंडेक्स का नाम है वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024। किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और 2024 में ये इसका 10वां संस्करण है और इसमें भारत 74.4% स्कोर के साथ 113वें स्थान पर है टोटल 190 देशों में से। और आपको बता दूं, इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या बताया गया कि भारत में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को दिए गए 60% कानूनी अधिकारों का आनंद लेती हैं। मतलब भारत में अगर पुरुषों को 100% कानूनी अधिकार मिल रहे हैं तो उसमें से मात्र 60% ही महिलाओं के लिए है या उनको प्राप्त हो रहे हैं, जो वैश्विक औसत का, जो ग्लोबल एवरेज का 64.2% से भी कम है। और ये जो इंडेक्स इन्होंने तैयार किया है जिसमें भारत हमने देखा 113वें स्थान पर है। और टॉप पर आप पूछोगे तो टॉप पे एक देश नहीं है, कई सारे देश आते हैं। वैसे मैंने लिस्ट आपके सामने लगा दी है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप भारत की रैंक जरूर याद रखना 113 है। और इस इंडेक्स को 8 संकेतकों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। अब इसको जारी वर्ल्ड बैंक ने किया है। तो वर्ल्ड बैंक की स्टैटिक हम देखें तो स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और हेड कौन है? अजय बंगा है। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था, भारतीय मूल के हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना। बाकी इंडेक्स वाला प्रश्न है तो 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने पढ़े हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो एक तो आपको याद होगा इस साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, उसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था। उसमें भारत 93 नंबर पे था तो टॉप पे डेनमार्क रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे 2 शहर थे, इंदौर और सूरत। उसके अलावा ये और याद रखना कि अगर 1 लाख से कम आबादी में अगर टॉप पे कौन सा शहर है ये पूछेंगे तो टॉप पे सासवद है जो कि महाराष्ट्र का है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें अंदर आते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश का महू छावनी बोर्ड रहा। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज, और सफाई मित्र शहर चुना गया था चंडीगढ़ को। अभी हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 आई थी जिसको जारी किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसमें पहली बार ये रिपोर्ट आई थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें बताया गया था कि टोटल भारत में कितने हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड है, 718 है। सबसे ज्यादा लद्दाख में है 477 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 9 है। उसके अलावा अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 आई थी जिसमें पहले स्थान पे लंदन है और भारत का बंगलुरु इसमें 6ठे स्थान पे रहा। सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले शहरों की यहाँ पे बात की गई। अभी लोकतंत्र सूचकांक 2023 आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। भारत 41 टॉप पे रहा, नॉर्वे। और वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में बात करेंगे तो इसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका है। इसको जारी किया था US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। यहाँ पे आज जो मैंने आपको इंडेक्सेस रिवाइज कराई ये 2024 वाले ही है, बिल्कुल लेटेस्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और अब जब भी पूरे साल भर में जब भी इंडेक्स वाला प्रश्न आएगा ये 2024 वाले ही मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो बार बार आपको ये रिपीट होते हुए दिखेंगे, तो इस तरह से आपको ये चीजें यहीं पे याद हो जाएंगी। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 मार्च को। तो भारत में हर साल 7 मार्च को ये जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और इस बार ये छठा जन औषधि दिवस मनाया गया। पहली बार इसे 7 मार्च 2019 में मनाया गया था। और जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 मार्च तक। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, नेचुरोपैथी डे, तो आंसर करना 18 नवंबर को। आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट भारत का जो पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है वो कहाँ पे खुला है? असम में खुला है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, आपको पता है जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो चलो फिर। तो 1 मार्च को देखो शून्य भेदभाव दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया। 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाया। और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो अभी तक ये मार्च में इतने डेज हम मना चुके हैं, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर तो होगा इसका स्वीडन। और हम लोग इसे पढ़ भी चुके हैं कि स्वीडन ये नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा, क्योंकि अभी हंगरी देश ने इसकी अनुमति दे दी है। मैंने आपको समझाया था कि नाटो का सदस्य बनने के लिए उसके जितने भी सदस्य देश है उनकी अनुमति मिलना जरूरी है, मंजूरी मिलना जरूरी है। तो बाकी सभी देशों ने तो मंजूरी दे दी थी, हंगरी ने अभी तक मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन तो अभी फाइनली उसने भी मंजूरी दे दी है और अब स्वीडन ऑफिशियली नाटो का सदस्य बन चुका है। 32वां सदस्य देश बन गया है स्वीडन। और इससे पहले 31वां बना था पिछले साल, कौन सा? फिनलैंड। अच्छा, नाटो का सदस्य बनने का फायदा क्या है? तो इससे अब स्वीडन को या किसी भी नाटो के सदस्य देश को नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा प्रदान होती है, जो कि सहयोगियों और स्वतंत्रता की सुरक्षा की अंतिम गारंटी होती है। क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 में कहा गया है कि हमारे किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण का मतलब होगा नाटो पर आक्रमण। तो ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुट होकर के दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे। तो आपको याद होगा कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया था? तो उसका कारण यही था कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था पर उसको सदस्यता नहीं मिली थी। तो रशिया ने जब उस पर आक्रमण किया था, अगर मान लो उसका वो सदस्य होता ना, तो फिर ये सारे देश मिलकर के रशिया पे आकर ले। तो पहले अगर नाटो की बात करते हैं तो नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है और इसके हेड है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आपको याद होगा अभी नाटो सदस्य देशों ने एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था अभी 2024 में, स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। बाकी स्वीडन की बात करेंगे तो ये रहा मैप में स्वीडन। स्वीडन ये सबसे बड़ा नॉर्डिक कंट्री है और यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। अच्छा, नॉर्डिक देश किसे कहते हैं? तो उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र वाले देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं। तो आप मैप में देखो, ये रहा स्वीडन। कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी स्वीडिश क्रोना है और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, लेकिन कौन सा एक नोबेल पुरस्कार है जो यहाँ पे नहीं दिया जाता? तो वो शांति का है, पीस का। वो कहाँ दिया जाता है? फिर नॉर्वे में। और आपको याद होगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 आया था, जिसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसमें भारत 67 नंबर पे था, लेकिन टॉप पे स्वीडन ही था। अभी स्वीडन के वैज्ञानिकों ने ई सॉइल बनाई थी जो कि पौधों के विकास में मदद करेगी। और मैंने आपको बताया था कि भारत में डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। तो भारत में डिफेंस में 100% एफडीआई आया था साब कंपनी का, और ये साब कंपनी स्वीडन की ही है। उसके अलावा आपको याद होगा दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील, जीवाश्म मुक्त स्टील बनाया था स्वीडन में ही। किस कंपनी ने बनाया था? हाइब्रिड नाम की कंपनी ने बनाया था। तो स्वीडन से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे अभी किस राज्य ने या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया है। अब पूछोगे आप इसका उद्देश्य क्या है? तो मवेशी तस्करी पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें पशु तस्करों की गतिविधियों की जांच के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य न केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ना है। तो सिंपल से याद रखेंगे वन लाइन में, ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया
जम्मू कश्मीर पुलिस ने। अब ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे तमाम ऑपरेशन जितने भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी मैं वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, एक ऑपरेशन करुणा आपने सुना होगा। तो एक मोचा नाम का चक्रवात है, म्यांमार में आया था, तो फिर भारत ने वहां की सहायता के लिए ये ऑपरेशन का शुरू किया था। उसके अलावा ऑपरेशन गंगा आपको याद है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, तो मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन कावेरी, तो युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन मेघदूत, तो 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन ऑल आउट, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया था। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया था 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ चलाया था ऑपरेशन मर्यादा। बाकी ऑपरेशन राहत, यमन युद्धगृह में भारतीयों और दूसरे देशों के नागरिकों को यमन से बचाने वापस निकालने के लिए हमने ये ऑपरेशन राहत चलाया था। और एक आपको याद होगा, हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसे क्या कोड नेम दिया था? अल अक्सा फ्लड। और इजराइल ने उसके जवाब में जो हमला किया था उसे कहा था आयरन ऑफ स्वॉर्ड, ये भी याद रखना। और भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन चक्र 2, तो सीबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए चलाया था ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन अमृत, केरल ने राज्य में एंटीबायोटिक्स का जो दुरुपयोग हो रहा है इसको रोकने के लिए चलाया था ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन आहट, आरपीएफ ने चलाया था महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध, ये भी आरपीएफ ने चलाया था रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा गर्म हवा, बीएसएफ इसका आयोजन करता है राजस्थान में पाकिस्तान सीमा में घुसपैठ को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा इसको चलाया जाता है उड़ीसा के और रेड लेक कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना ने आतंकियों को समाप्त करने के लिए अभी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पर इसको चलाया था। और एक और याद रखना, अभी पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इनको ध्यान में रखना। मैंने आपको सारे रिवाइज करा दिए, लगभग 20 ऑपरेशन मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो बंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का परीक्षण करेगा। और जिस मेट्रो लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन का परीक्षण होगा उसे येलो लाइन कहा जाता है। कितनी लंबी होगी ये लाइन जिसपे इसका परीक्षण होगा? 18.8 किलोमीटर है, जो कि आरवी रोड को बोमसंद्रा से जोड़ेगी। और इस ड्राइवरलेस मेट्रो कोचेस का निर्माण कौन कर रहा है? एक तो याद रखना, मेक इन इंडिया पहल के तहत इनका निर्माण हो रहा है। कर कौन रहा है? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। किसके साथ मिलकर के? चीनी फर्म है नॉनजिंग पुजेन कंपनी लिमिटेड के साथ। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई, ये तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन होगी जिसका भी बंगलुरु में परीक्षण होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि दुनिया में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को किसने लॉन्च किया था? तो जर्मनी ने। अच्छा, इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे अभी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कहां पे शुरू हुई है, कौन सी मेट्रो है? तो कोलकाता मेट्रो है, हुगली नदी के नीचे। उद्घाटन कर दिया है, लॉन्च कर दिया है मोदी जी ने अभी इसको, जिसकी लंबाई भी मैं आपको बता दूं कितनी होगी। मतलब उस टनल की लंबाई जो कि पानी के नीचे है 520 मीटर लंबा है। और ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे ये सफर करेगी। और किन दो स्टेशनों के बीच में? हावड़ा स्टेशन और महाकरण स्टेशन। ये जो हावड़ा स्टेशन है, याद रखना, जमीन से 30 मीटर नीचे बना है और इस तरह से ये दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। बाकी अगर पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था? केरल का कोच्चि शहर। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। जल मेट्रो क्या होता है? एक तरह से बैटरी से चलने वाली बोट है जिसे इन्होंने जल मेट्रो कहा था। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ये जरूर याद रखना, ई श्रीधरन को कहा जाता है। और भारत में जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन थी उसे वंदे मेट्रो कहा जा रहा है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि हरियाणा में ये चलेगी।
दुनिया में तो चल चुकी है कब की, दुनिया में भी अगर बात करेंगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चली तो भी आंसर होगा जर्मनी। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि एशिया की सबसे पहले कहाँ चली तो फिर आंसर करना चाइना। और भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, ये कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में। और यूं बताओ किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली यानी कि इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन की शुरुआत की? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। और नागपुर मेट्रो ने सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज बनाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये मेट्रो से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद में रखने हैं। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। और रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन है? जया वर्मा सिन्हा है। और मैं पूछूं कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये आपको कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहां पे, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछा कि अभी मार्च 2024 में मॉरिशस के राष्ट्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी 11 से लेकर 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर हैं और 12 मार्च को ये मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। और इस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 के बाद मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाली 6वीं भारतीय राष्ट्रपति बनेंगी। मैं आपको मॉरिशस ले चलूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 प्रश्न आपसे पूछूंगा। जो प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर देंगे ना, उन्हीं को लेकर के जाऊंगा मॉरिशस। तो बताओ, अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट का जो 10वां संस्करण हुआ था, 10वां, गांधीनगर गुजरात में, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट। अभी दुबई में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, उसमें भारत, तुर्की और कतर को गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया गया था। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान, जिसे येलो स्टार कहते हैं, वो मिला था? तो सूरीनाम देश का। चलो फिर मॉरिशस में आपको दिखाता हूं मैं अपने। ये रहा मॉरिशस। कैपिटल इसकी होती है पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशियन रुपी। प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। अभी याद होगा इसी साल श्रीलंका में और मॉरिशस में यूपीआई और रुपए कार्ड शुरू किया गया था। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा पंक्ति पांडे को। तो एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 8 मार्च 2024 को, जब हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, तो उसी मौके पर इन्होंने नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 को पुरस्कार प्रदान किए। इसमें 23 लोगों को ये पुरस्कार दिए गए। 20 श्रेणियों में, 20 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको नाम बता रहा हूँ। वैसे तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी आपके सामने। जैसे कि आपने नाम सुना होगा जया किशोरी जी का, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार की श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला। गायिका मैथिली ठाकुर, आपने नाम सुना होगा, बिहार की हैं ये बच्ची। सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर कैटेगरी में इनको पुरस्कार मिला। गौरव चौधरी सर्वश्रेष्ठ निर्माता का। निश्चय सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का। अंकित बयानपुरिया सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य और फिटनेस निर्माता का। नयन देशमुख सर्वश्रेष्ठ रचनाकार। कविता सिंह भोजन कैटेगरी में। आरजे रौनक, रणवीर। तो ये सारे नाम तो मैंने आपको वो बताया जो आपको याद होंगे या हो सकता है आपने सुने हुए हों। यूट्यूबर्स हैं ये बड़े बड़े सारे। बाकी और भी मैंने लिस्ट यहाँ पे लगा दी है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। तो अवार्ड किसने दिए? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए। पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स 2024 इन्हें बोलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में एक एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भारत में पहला एआई केंद्र होगा, जिसका उद्देश्य है समावेशी प्रौद्योगिकी प्रशासन और जिम्मेदार डिजिटल विकास को बढ़ावा देना। पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर ले। स्थापना होती 1971 में। हेडक्वार्टर है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। संस्थापक क्लॉस श्वेब हैं और अध्यक्ष हैं बोगरे ब्रेंडे। अब एआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी आपको याद होगा, बिल्कुल लेटेस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में हुआ था। वहां पे भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एआई चैटबॉट हनुमान को लॉन्च किया था।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। भारत की पहली AI टीचर का नाम है आयरिस। और जिनी नाम से AI प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? अभी गूगल ने लॉन्च किया था। और ये अभी जितने भी प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए ना, ये फरवरी 2024 के बाद के हैं, क्योंकि पूरे 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं और जनवरी और फरवरी 2024 में भी, उसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको बताना जरूरी होता है। तो आप वो वीडियो जरूर से विजिट कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद फिर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा AI से संबंधित जो आपने न पढ़ा हो, और यहां से प्रश्न बनेगा तो आप वो जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे आपके एग्जाम में, और आपका 1 नंबर पक्का कर लोगे वो वीडियो देखने मात्र से। तो कहाँ मिलेगा वीडियो? अपने या तो वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेना, या अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में मिल जाएगा, या सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब पे क्रैक एग्जाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीडियो ऊपर ही ऊपर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा आपकी सेवा में, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करना। आप लोग भूल जाते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो के हम लाइक का टारगेट रखेंगे 7000 लाइक का। बाकी चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में स्लाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा नयनतारा को। ये साउथ एक्ट्रेस है नयनतारा, और इन्हीं को स्लाइस ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे अभी ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित मैंने आपको रिवीजन करवाया भी था, चलो एक बार फिर से कराता हूँ। तो एक तो आपको याद होगा अभी स्वराज ट्रैक्टर ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था महेंद्र सिंह धोनी को। ये भी जियो मार्ट के भी बने थे, तो लेस के भी बने थे, तो SBI के भी बने। उसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की आर्थिक भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अभी किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? लेटेस्ट बनाया था राजकुमार राव को, उनसे पहले सचिन को बनाया था। सचिन से याद आएगा, महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया था सचिन को। और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को ही बनाया। और इन्फोसिस ने 2 जनों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 2 टेनिस प्लेयर हैं, एक तो ईगा स्विटेक के पोलैंड की, और एक राफेल नडाल हैं स्पेन के। और BPCL ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अभी राहुल द्रविड़ को। और BPCL का एक प्रोडक्ट आता है स्पीड नाम से, पेट्रोल आता है, उसके लिए नीरज चोपड़ा को बनाया था ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा अभी ICC वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में हुए थे उसमें ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया था। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सौरव गांगुली, ये एक तो अभी पश्चिम बंगाल के बने थे, त्रिपुरा पर्यटन के बने थे, ड्रीम सेट गो और बंधन बैंक के भी हैं। स्मृति मंदाना गोल्फ ऑयल इंडिया और गुवी की बनी थी। रवि शास्त्री फैन कोड के बने। और लुब्रिकेंट ब्रांड है मोबिल, उसके बने थे ऋतिक रोशन। बाकी अभी प्यूमा इंडिया के बने थे मोहम्मद शमी। एडिटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, उसने चेतन भगत को बनाया था। बिस्लेरी ने और हुंडई मोटर ने दीपिका पादुकोण को बनाया। बोट ने रणवीर सिंह को बनाया। और अभी पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नरेंद्र कुमार यादव, ये IRS ऑफिसर है। और फिट इंडिया मूवमेंट याद रखना, इसकी स्थापना होती है या ये शुरू हुआ था कब? 29 अगस्त 2019 को। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और वीडियो आज लेट आपको मिल रहा होगा, एक्चुअली मैं घर में कुछ व्यस्तता के कारण मुझे बिजी ज़्यादा रहना पड़ रहा है, तो समय मैं कम निकाल पा रहा हूँ। ऊपर से अभी आपका मैंने रिवीजन वाला वीडियो भी स्टार्ट कर दिया, और अब उसे स्टार्ट कर दिया तो मैं चाह नहीं रहा वापस से ब्रेक करूँ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी घर में थोड़ा सा काम चल रहा है तो दिक्कत आती है मुझे समय निकालने में, और हो सकता है कुछ दिन ये 2-4 दिन समस्या रहे भी सही थोड़ा सा लेट होने की। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करना, मैंने आपको कारण बता दिया है, वरना अकारण में लेट नहीं होता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया? 8 मार्च को। भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? केरल में। गेल की भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? विजयपुर में, मध्य प्रदेश में है ये। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता? यतिन भास्कर दुग्गल ने। मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की? तो आंसर होगा झारखंड। और गेवरा खदान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। केई पन्योर किस राज्य का 26वां जिला बना? अरुणाचल प्रदेश। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नीरज चोपड़ा को। किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा
अनिवार्य कर दिया, तो आंसर होगा म्यांमार। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि मार्च 2024 में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहां पे किया गया, तो हिमाचल प्रदेश। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखेंगे और सेशन एंड करेंगे। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था राष्ट्र पक्षी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 जनवरी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।